जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग चर्चा करेंगे। आपके यूपी पीसीएस की वैकेंसी आ गई है। 173 पदों पे विज्ञापन हो चुका है और संभावना है कि ये बढ़ करके 300 से ज़्यादा या 350 के आसपास पद जाने वाले हैं। और 300 से ऊपर पीसीएस की अगर वैकेंसी है तो इसे हम कमज़ोर वैकेंसी नहीं कह सकते हैं। बच्चों की बड़ी डिमांड थी कि सर कुछ स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लिया जाए। उसी को लेकर के आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मुश्किल से 69 डेज बचे हुए हैं आपके प्रीलिम्स में। हमको कैसे पढ़ना चाहिए, और वैसे भी याद रखिएगा 2 महीने बहुत होते हैं प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो। बेसिक्स नहीं क्लियर हैं तो ये परीक्षा एक मैराथन की दौड़ है और इसमें जीतता हमेशा कछुआ ही है, खरगोश की कोई संभावना नहीं होती है। अब ये अलग बात है कि कुछ लोग दावा करते हैं कि हम 10 दिन में आपको परीक्षा की तैयारी करा देंगे। ये आपके साथ छलावा है और ऐसे छलावे से आप बचे रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि यूपी पीसीएस, स्पेशली यूपी पीसीएस जिसका एग्जाम आपका 14 मई को निर्धारित है और लगभग 3 महीने बाद आपका मेंस निर्धारित है। आज हमारी चर्चा दोनों बिंदुओं पर होगी कि हमारा प्रीलिम्स और मेंस कैसे क्लियर हो और उस पर हमारी स्ट्रेटजी कैसी हो कि जो अचूक हो। अब्राहम लिंकन के बारे में एक बात कही जाती थी, वो कहते थे कि अगर मुझे पता हो कि मुझे युद्ध करना है और मेरे पास 3 दिन हो तो मैं 2 दिन रणनीति बनाने में खर्चा करूंगा, तीसरे दिन उसे एग्जीक्यूट करने में। मैनेजमेंट की थियरी देने वाले जो आधुनिक मैनेजमेंट के जन्मदाताओं में से एक हैं हेनरी फायोल, लूथर गुलिक, ये सब कहते हैं कि जिस चीज़ की योजना नहीं बनाई जाती वो चीज़ कभी पूरी नहीं होती है। और योजना का पहला जो चरण है वो ये है कि आपका सिलेबस क्लियर हो, और सिलेबस क्लियर होने के साथ आपको ये पता हो कि किस एरिया से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। जब हमको ये पता हो जाता है कि किस क्षेत्र से कितने प्रश्न आ रहे हैं तो हम उस क्षेत्र को अपने हिसाब से सेलेक्ट करके उस पर हैमरिंग करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे लक्ष्य छोटा करके उस पर पूरी ताकत के साथ प्रहार करते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ये सारा आपका सिलेबस भी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पिछले 3 वर्षों में कैसे पूछे गए हैं इस पर चर्चा की जाएगी। याद रखिएगा, हिस्ट्री, प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मॉडर्न हिस्ट्री। हिस्ट्री को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एंशिएंट एंड मिडुअल एंड मॉडर्न इंडिया। इनके पूछने का क्रम अगर हम लोग बात करें तो 7 प्रश्न मिडुअल हिस्ट्री से, 8 प्रश्न आपके 7 एंशिएंट से, 8 मिडुअल से और 9 मॉडर्न से। ये जो क्रम है ये 2021 का है, 2020 का है, 2019 का है और 2018 का है। 1 2 3 4 4 साल के इन प्रश्नों में किस एरिया से कितने प्रश्न आए हैं इसकी चर्चा की जा रही है। हम लोग 2018 में देखें तो 8 7 15 9 24 प्रश्न आए हैं आपके इतिहास से, 24। अब यही चर्चा अगर हम जो है 2019 की करें तो 8 प्रश्न एंशिएंट और मिडुअल से, 11 प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से, तो लगभग 21 प्रश्न। 16 प्रश्न आए हैं 2020 में एंशिएंट और मिडुअल से, 6 प्रश्न आए हैं मॉडर्न से, लगभग 22 प्रश्न। और 2021 में देखेंगे तो 13 प्रश्न एंशिएंट और मिडुअल से और 9 प्रश्न आए हैं आपके मॉडर्न से। तो किसी भी वर्ष ऐसा नहीं है जब 20 प्रश्नों से नीचे इतिहास से प्रश्न आते हों। एक तो आपको ये पता चल गया कि एक बड़ा पार्ट आपके हिस्ट्री से कवर होता है। और कोई ये कहता है कि केवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो, तो आपके सामने पूरा चार्ट है। आपको सफल होना है, दूसरे को नहीं, इसलिए बुद्धिमान आपको होना है। स्टडी ऑलवेज लीड्स लर्निंग एंड लर्निंग ऑलवेज लीड्स विक्ट्री। तो आपको समझदारी से काम करना है। रणनीति ऐसे कि पूरा चार्ट आपके सामने, इसी हिसाब से आपको रणनीति बनानी है। कैसे पढ़ना है इसके सोर्स पर भी चर्चा की जाएगी। अर्थव्यवस्था में 4 प्रश्न, 8 प्रश्न, 10 प्रश्न और 14 प्रश्न। अगर इसका हम सम टोटल करें तो नॉट लेस देन 8, 8 से कम नहीं रहता है। मोस्टली करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस रहते हैं, बजट से, स्पेशली यूपी और सेंटर के। तो 10
और 8 के बीच में इकोनॉमिक्स से प्रश्न रहते हैं, कई बार ज़्यादा भी रहते हैं। साइंस का एरिया 22, 24, 11 और 25, 10 से लेके 25 के बीच में साइंस भी मूव करता है। इंडियन पॉलिटी 16, 26, 20, 20। इंडियन पॉलिटी एक स्टैटिक पार्ट है जहां से प्रश्न बदलते नहीं हैं और यहां से पूछा जरूर जाता है। क्यों? क्योंकि आपको प्रशासनिक सेवा में जाने के बाद सीधे किसके तहत काम करना पड़ेगा? संविधान के। तो संवैधानिक पार्ट से प्रश्न तो जरूर आएंगे, इसको तो आप किसी कीमत पर इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो यह भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। नॉट लेस देन 15 से 20 प्रश्न आपके पॉलिटी सेक्शन से रहेंगे। अभी हम बताते हैं कि कैसे हमारी तैयारी होनी चाहिए। ज्योग्राफी 18, 14, 16, 24, तो 14 से लेकर के 25 तक प्रश्न आपके ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं। पर्यावरण 8, 4, 13, 14। एनवायरमेंट से प्रश्न कई बार बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, कई बार कम पूछे जाते हैं। तो 4 न्यूनतम है, अधिकतम 14। यूपी स्पेशल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूपी स्पेशल की बहुत दिनों से डिमांड चल रही थी कि यूपी स्पेशल से प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाए। और सबसे आश्चर्य की बात और सुखद आश्चर्य की बात यह है कि अब सब्जेक्ट हटा दिए गए हैं। हालांकि वाईके अलग कमेटी ने 2011 में ही यूपीएससी से ही सब्जेक्ट हटाने की सिफारिश किया था, लेकिन बहुत सारे शिक्षाविदों द्वारा विरोध करने के कारण यूपीएससी इसे हटाने का साहस नहीं कर सका। लेकिन यूपीपीएससी ने लड़कों की बहुत दिन की गई मांग को, स्केलिंग में की जा रही धांधली को लेकर के या लड़कों द्वारा लगाए जा रहे आरोप को लेकर के, लोक सेवा आयोग ने पहली बार एक न्याय संगत कदम उठाया है और ट्रांसपेरेंसी की दिशा में उसके इस कदम की सराहना की जानी चाहिए। यहाँ जो मेरिट में सबसे टॉप पर होगा उसके चयन में कोई भेदभाव होने की संभावना नहीं है कि कोई विषय विशेष से हो गया। तो इसकी पार्शियलिटी या बायसनेस को खत्म कर दिया गया है। यूपी, ये मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार तैयार रहिएगा कि यूपी स्पेशल से प्रश्न आने ही आने वाले हैं। तो जो इतना मैक्सिमम है आपका यूपी बजट से लेकर के यूपी जीके तक का, वो याद रखिएगा, वो 1 और 4 और 8 के रेशियो को समाप्त करने वाला है। यहाँ से नॉट लेस देन 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 प्रश्न से कम नहीं आने वाले हैं। तो यूपी तो खूब कायदे से तैयार करके जाइएगा, सेंसस से लेकर के सारी चीजें। करंट अफेयर्स 30, 33, 28, 25, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है करंट अफेयर्स। हम तो कहेंगे कि 150 प्रश्न आपके जीएस में होते हैं और उन 150 प्रश्नों में लगभग 40 से 50 प्रश्न आपका करंट बेस्ड रहता है। और हमारी मेरिट जाती है, अभी उस पर भी चर्चा करेंगे, 85 to 95 के बीच में। क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, नंबर्स की नहीं। मिसलेनियस टॉपिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 20, 13, 22, 5। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाएं हैं, पुरस्कार है, यूपी से रिलेटेड कोई जीके है, नियुक्तियां हैं, संस्थाएं हैं, तो ये मिसलेनियस में आ जाते हैं। तो मिसलेनियस को लेकर के भी प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। तो इतने सारे चरित्र हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे ही जाएंगे, तो इनको लेकर के आप थोड़ा सजग रहेंगे। अब प्रश्न है कि क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए। तो यह रणनीति तो आपको स्वयं बनानी पड़ेगी कि क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए। हम सिर्फ इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे पढ़ा जाए। देखिए, हिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। मॉडर्न हिस्ट्री के आए हुए क्वेश्चंस तो आपको करके ही जाने हैं। मोस्टली हिस्ट्री रिपीट वंस, इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे यूपी पीसीएस में नहीं, आरओ 2017 में एक प्रश्न आया था कि रूबिकान प्लान क्या था, व्हाट इज द रूबिकान प्लान। उसके पहले न तो घटना चक्र में ये प्रश्न आया था, न किसी इतिहास की किताब में ये बात लिखी गई थी। रूबिकान प्लान, ये गजट से सीधा प्रश्न उठा लिया गया था और ये गांधी जी की डेथ को लेकर के ब्रिटिश कोड था एक, इस बार गांधी जी को मरने देते हैं। तो ऐसे प्रश्न अगर बनाए जाएंगे तो उसे इतिहास का पीएचडी का लड़का भी कर पाने की संभावनाओं से वंचित होगा। वहां लड़ाई नहीं है, लड़ाई वहां है जहां सरल प्रश्न आप गलत करके चले आते हैं। इसलिए सरल प्रश्न गलत ना हो, इसलिए आए हुए क्वेश्चंस को मैक्सिमम टाइम्स आप रिपीट करके जाएं। एक तो मॉडर्न हिस्ट्री में ज्यादातर आप स्पेक्ट्रम को अपना स्रोत बनाएं। आधुनिक भारत कक्षा 11 और 12 की किताब को आप एनसीईआरटी को अपना बेस बनाएं। इससे ज्यादा किताबें आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। बिपिन चंद्र आप फ्रीडम स्ट्रगल के लिए देख सकते हैं। इससे बाहर प्रश्न आते ही नहीं हैं। पढ़ने से ज्यादा आप
क्वेश्चन सॉल्व करने पर जोर दीजिएगा। मैं फिर जोर दे रहा हूँ, प्रीलिम्स इज अ नॉट मैटर ऑफ नॉलेज, प्रीलिम्स इज अ मैटर ऑफ टैक्टिस एंड ट्रिक एंड प्रैक्टिस। टैक्टिस, ट्रिक एंड प्रैक्टिस, डबल टीपी। अगर प्रैक्टिस आपकी रहेगी तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इतिहास उसी को महत्वपूर्ण स्थान देता है जिसका अभ्यास शिखर पर होता है। तो ये तो आपका इतिहास का पोर्शन हो गया। इकोनॉमी में आप करंट बेस्ड बजट देख करके खूब अच्छे से जाएं। एमसीक्यूज जितने भी हों बजट के, सारे कम से कम 10 टाइम्स लगा करके जाएं। पढ़ करके तो आप जीवन में नहीं समझ पाएंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो दैट इज सो फार सो गुड, आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, दैट इज गुड। अगर नहीं है तो केवल अभ्यास करके जाएं। अगला है साइंस। साइंस बैकग्राउंड के क्षेत्र के बच्चों के लिए बहुत आसान सेक्टर है, लेकिन जो मानविकी सब्जेक्ट के, ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन है जनरल साइंस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और थोड़ा बहुत उसके टॉपिक्स को लेकर के आप टीएमएच मैं आपको रिकमेंड करूंगा या एनसीईआरटी। तो टाटा मैकग्रा हिल की साइंस की बुक, और बायोलॉजी के लिए आप परीक्षा वाणी की कोई किताब देख सकते हैं। लगभग वहीं से प्रश्न आते हैं। फिर एक बार कहूँगा, मैक्सिमम प्रैक्टिस, टैक्टिस और ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस। साइंस के क्षेत्र में भी राज व्यवस्था, इसको लेकर के प्रश्न रहता है कि लक्ष्मीकांत को किया जाए ना किया जाए। देयर इज नो ऑप्शन अबाउट लक्ष्मीकांत प्रीलिम्स। लक्ष्मीकांत देखे बगैर जाने का मतलब है कि आप अपनी असफलता के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। कोई कितना भी कहे कि मैं लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ा, वो उसकी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन 90% टॉपर्स यही कहते हैं कि हमने लक्ष्मीकांत पढ़ा और लगाया भी। मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस ये कहता है कि लगाइए फिर पढ़िए, अर्थात प्रैक्टिस करिए फिर पढ़िए। जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा तो पढ़ाई आपकी अर्थपूर्ण हो जाएगी। आप पढ़ते ज़्यादा हैं, प्रैक्टिस कम करते हैं, यही आपकी प्रीलिम्स में असफलता का सबसे बड़ा कारण है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, इसका भी आपको प्रैक्टिस ही करना है। ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से तो यहाँ बहुत कठिनाई नहीं आने वाली है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी मेरा यही अनुमान है कि आपको अभ्यास करके ही जाना चाहिए। मिसलेनियस 2-4 संस्थाओं के आप महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए और यही 2 महीना करिए, केवल प्रैक्टिस सेट लगाइए। दुनिया की कोई संस्था 1 महीने 2 महीने में आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं करा सकती है, इसलिए उसका जो क्रस है उस क्रस को उठा करके आप अभ्यास कर लीजिए, बस आप लोगों से 10 कदम आगे नजर आएंगे। पर्यावरण, बहुत सारे लोग कहते हैं शंकर आईएएस पढ़िए, परीक्षा वाणी पढ़िए, वो आपकी अपनी चॉइस है, आप किसे आधार देते हैं। हमारा कहना है कि एनसीईआरटी और प्रैक्टिस सेट, 2 चीज़ें अगर आपके हाथ में हों, और कोई भी एक संस्था का प्रैक्टिस सेट पिछले 10 वर्षों का, 15 वर्षों का, और उसकी आप एक्सप्लेनेशंस कहीं सुन लेंगे तो वो आपका काम कर जाएगा। यूपी स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसके लिए मैं मार्केट में बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना प्रकाशन विभाग की एक उत्तर प्रदेश की बुक आती है। आप सरकारी स्रोत को अपना स्रोत बनाइए और उत्तर प्रदेश की ही सरकारी साइट से डाटा इकट्ठा करिए, तो आपकी जो तैयारी होगी वो प्रमाणिक हो जाएगी और कमीशंस में आपके आंसर गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश स्पेशल या पैनोरमा विभाग की एक किताब आती है, आप ये फिर मत समझिएगा कि मेरा उससे कुछ अटैचमेंट है, मैं आपके इंटरेस्ट को लेकर के, आपके हित को लेकर के बात कर रहा हूँ। पैनोरमा विभाग की किताब या परीक्षावाणी की किताब, जो आपके समझ में आए, किसी एक को लेकर के आप अच्छी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए कोई एक मैगजीन, वो घटना चक्र भी हो सकती है, क्रॉनिकल भी हो सकती है, प्रतियोगिता दर्पण भी हो सकती है, जो आपको पढ़ने में अच्छी हो, घटनासार हो सकती है, जो आपको पढ़ने में अच्छी लगे, जो आपके समझ में आए। घटना चक्र में, घटनासार में, क्रॉनिकल में, प्रतियोगिता दर्पण में, सब में इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया रहता है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा अध्ययन करने से, बहुत ज़्यादा मेहनत करने से बच जाते हैं, तो दैट इज मोर सफिशियंट। अब प्रश्न है कि हम कैसे स्ट्रेटजी बनाएं। मेरा मानना है कि करंट अफेयर्स डे टू डे आपका अपडेट होना चाहिए और डे टू डे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप 2 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आधा घंटा 1 घंटे का प्रैक्टिस सेट तत्काल करें। हफ्ते में इसका रिवीजन करें कि कहीं हम भूल तो नहीं रहे। घोड़ा क्यों न चला फेरा न गया, रोटी क्यों जली फेरी न गई, विद्या क्यों न चली फेरी न गई। जिस चीज का अभ्यास नहीं होगा वो कभी सफलता में परिवर्तित नहीं होगा। इस तरह से
हम लोग आगे देखते हैं। कट ऑफ कितनी जाती है, इसी के हिसाब से हम अपनी रणनीतियों को आगे एक्सप्लोर करेंगे। 2018 126 नंबर 1 to 6, लगभग 95 प्रश्न। हमने आपसे बताया 94.5 है, इसको तो 95 ही माना जाता है। 95 इज मोर इनफ। 95 के ऊपर अगर आप हैं तो बहुत ज़्यादा सुरक्षित है मेंस के लिए किसी भी दशा में। 2019 में 117 मेरिट गई है, 87.75 क्वेश्चंस, लगभग 88। ये जनरल की मैं कैटेगरी बता रहा हूँ, शेष की कैटेगरी इससे नीचे ही रहती है। 2020 पीसीएस में 110 कट ऑफ गई है, 82.5, लगभग 83 क्वेश्चंस। 2021 लेटेस्ट 115 गई है, 86.25, लगभग 87। तो आप देख रहे हैं 85 से लेकर के 95 के बीच में ही मेरिट रह रही है। हम कह रहे हैं आप बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं तो 96 97 अपना सेफेस्ट मानिएगा। अभी तक के इतिहास में मुझे कभी ऐसी मेरिट नहीं लगी कि 105 गई हो। पहले जाया करती थी जब मेरिट का डिस्क्लोजर नहीं होता, पता ही नहीं चलता था मेरिट कितनी जा रही है। जब से कमीशन डिस्क्लोज करने लगा है तब से मेरिट का जो फ्लक्चुएशन है वो 85 to 95 या कभी कभार 100 गया होगा। तो ये अध्ययन कर लेने से आपको पता चल गया कि आपका जो लीस्ट होना चाहिए वो 95 होना चाहिए, और मैक्सिमम की तो कोई सीमा ही नहीं है। आप 150 में 150 करके आइए, कौन रोकने वाला है आपको। लेकिन 95 यह आश्वासन देता है कि आप मेंस देने लायक हैं। और मैं अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बात कहता हूं कि आप प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाई हो, उसमें टॉप करने से आपको नौकरी मिलने वाली नहीं है। 95 गेन कैसे किया जाए? अगर हम करंट अफेयर्स के 40 क्वेश्चंस को देखें तो इसमें हमारे 35 सही होने चाहिए, नॉट लेस देन 35। अगर इससे नीचे कर रहे हैं तो इसका मतलब आप करंट अफेयर्स ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं, उस पर आपका अभ्यास नहीं है, पकड़ नहीं है। 5 क्वेश्चंस गलत करने की अनुमति है आपको। 35 हिस्ट्री में अगर 24 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप 20 तो सही करिए, 4 क्वेश्चन यहाँ भी गलत करने की अनुमति है आपको। आप पहुंच गए 55 पर। ज्योग्राफी से अगर 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 15 सही करिए आप पहुंच गए 70 क्वेश्चंस पे। यूपी स्पेशल से अगर 15 प्रश्न आ रहे हैं या 20 प्रश्न आ रहे हैं तो 15 में से आप, ये हमारा तो मानना है कि 15 भी करिए, लेकिन आप 12 क्वेश्चंस तो सही करिए ही। आपके नंबर्स पहुंच गए 12 जोड़ दें तो 82। जनरल साइंस से अगर 10 प्रश्न आ रहे हैं तो आपको कम से कम 5 प्रश्न सही करने हैं। आप पहुंच गए 87। जनरल साइंस हो गया। अब अगर इसकी बात किया जाए, इंडियन पॉलिटी की बात हो ही गई है, पर्यावरण और मिसलेनियस की बात की जाए, अगर इन दोनों को जोड़ करके हम मानते हैं 15 प्रश्न आ रहे हैं और हमने 12 किया है, 87 और प्लस 12 आप लगभग 99 के आसपास पहुंच रहे हैं। कमीशन से 3 या 4 प्रश्न हमेशा गलत होते हैं, इन दशाओं में भी आप कभी 95 के नीचे नहीं आ रहे हैं। यह मोर सेफेस्ट साइड है आपका। जब आप हर सेक्शन से 3 प्रश्न 4 प्रश्न 5 प्रश्न गलत कर रहे हैं तब आप 99 के स्कोर पर पहुंच रहे हैं। और अगर किसी क्षेत्र में आपका बहुत अच्छा कमांड है, आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, टोटल सही कर रहे हैं, तो दूसरे क्षेत्र में आप ज़्यादा गलत करेंगे, लेकिन गलत करने के साथ साथ आपका बैलेंस इतना ही रहना चाहिए। इससे ज़्यादा गलत कर रहे हैं तो आप प्रतियोगिता से बाहर होने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए सजग हो जाइए, अपना पूरा समय अपने आप को दीजिए। इस समय आप अपना समय किसी को मत दीजिए, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला देखते हैं। सी सेट को लेकर के बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि सर मुझे मैथ नहीं आती, मुझे रीजनिंग नहीं आती। अब रीजनिंग तो बड़ी सामान्य स्तर की आती है। अगर आपको कुछ नहीं आता, हिंदी इंग्लिश तो आती है। हिंदी और इंग्लिश की अगर बात किया जाए तो इन्हीं दोनों से मिलाकर के लगभग 30 क्वेश्चंस रहते हैं, 15 प्रश्न, जिसमें से 10 प्रश्न तो कॉम्प्रिहेंशन के ही रहते हैं। और
इसके बाद आपका इंटरपर्सनल रिलेशन, एप्टीट्यूड, रीजनिंग। रीजनिंग में भी अगर आप 10 से 12 प्रश्न ले कर रहे हैं और उसमें 6 से 7 सही कर रहे हैं, मैथ में आप 2-4 प्रश्न सही कर पा रहे हैं, इंटरपर्सनल रिलेशन के अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सी सेट के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता है। हाँ, अगर इसकी वजह से आपका जीएस की कॉपी चेक ही नहीं हो रही है तो आपको विशेष अटेंशन देने की आवश्यकता है। लेकिन मेरी पर्सनल राय है कि अगर सभी सेक्शंस में हम क्वालिफाइंग कर रहे हैं तो हम क्वालिफाई कर जाते हैं। हमें यहाँ टॉप करने की आवश्यकता है नहीं। 100 प्रश्नों में हमें केवल 33 प्रश्न सही करने रहते हैं। सेफेस्ट साइड होता है कि हम 40% कर रहे हैं। उससे ज़्यादा भी करने पे हमें कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं मिलेगा और ना हमें कोई लाभ होने वाला है। अब जनरल स्टडीज में वही सिलेबस है सारा, तो इसको हम लोग, ये पदों का डिटेल्स है, ये तो बाद में आएगा। यूपीपीसीएस परीक्षा के पैटर्न की अगर बात करें तो 3 स्टेजेज में है। नंबर 1 फर्स्ट स्टेज प्री, जिसे हम एलिमिनेशन राउंड, सेकंड मेंस और थर्ड स्टेज इंटरव्यू। फर्स्ट स्टेज प्रिलिमिनरी है और प्रिलिमिनरी में मैंने बताया है कि जीएस 150, सी सेट 100, तो 1/3 निगेटिव मार्किंग है। अब प्रश्न है कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर निगेटिव मार्किंग में हमें कम से कम करना चाहिए या अधिकतम करना चाहिए। मेरा मानना है कि निगेटिव मार्किंग इसलिए ही बनाई गई है कि पढ़ने लिखने वाले बच्चों का नुकसान ना हो। जैसे सिंपल तरीका ये मान लीजिए कि एक प्रश्न में 4 विकल्प होते हैं और 4 विकल्पों में हर चौथा प्रश्न अपने आप सही होता है अगर हम किसी एक विकल्प को चुन करके आंसर देने लगें। और अगर हम एक विकल्प को चुन करके आंसर देने लगें तो याद रखिएगा 38 क्वेश्चंस अपने आप हमारे सही हो जाएंगे, अपने आप, जब हमें कुछ नहीं आता है। और शेष बचे क्वेश्चंस को अगर हम डिफाइन करें तब भी हमारा स्कोर 0 ही हो रहा है। निगेटिव मार्किंग में अगर हम करेंगे तो हर चौथे प्रश्न पर 1/3 हमारा काटा जाएगा। इसका मतलब है 3 प्रश्न गलत करने पर चौथा जब अपने आप सही हो रहा है तो हमें नुकसान हो ही नहीं रहा है। निगेटिव मार्किंग से सदैव हम हमेशा डर की स्थिति में रहते हैं कि ज्यादा करने से हमारा नुकसान होता है। आंख मूंद कर ज्यादा करने से आपका नुकसान होता है। अगर प्रोबेबिलिटी की थियरी को अपनाया जाए तो बहुत आसानी से आप रिस्क लेकर के, रिस्क है तो इश्क है, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो प्रीलिम्स के पैटर्न पर हमेशा कट ऑफ के आसपास झूलते रहेंगे। अनु कुमारी का मैं बार बार एग्जांपल देता हूं, अपने सभी क्लासेज में देता हूं, प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में। उसका पहला अटेम्प्ट जो है प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हुआ क्योंकि उसने सबसे कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, केवल 60 प्रश्न। सी अटेम्प्टेड ओनली 60 क्वेश्चंस, जबकि एमएनसीज में काम करती थी, 40 लाख का पैकेज छोड़ करके आई थी, तो ये रिस्क ही तो था। लेकिन प्रतियोगी परीक्षा का जो डर होता है कि नेगेटिव में हम हमेशा नुकसान करते हैं, तो उसके इस भय ने उसको प्रीलिम्स क्वालिफाई होने से रोक दिया। उस साल यूपीएससी की मेरिट गई थी 55 और उसने गेन किया था 54। 110 कट ऑफ गई थी और उसके 108 नंबर थे, 2 नंबर से उसका प्रीलिम्स रुक गया था। क्यों? क्योंकि उसने रिस्क नहीं लिया था। आप जितने टॉपर्स हैं देख लीजिए, वो एक बात कॉमन कहते हैं कि यूपीएससी में कट ऑफ की बात ही छोड़ दीजिए, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको 40 से 45 प्रश्नों से ज्यादा आंसर आ रहे हों। ऐसी स्थिति यूपीपीसीएस में भी होने वाली है। आप अगर भुलावे में हैं कि यूपीपीसीएस बहुत लंबे समय तक रिलैक्स देने वाला है आपको, तो धीरे धीरे परिवर्तन सरलतम से कठिनतम की तरफ जा रहा है। अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो वो दिन दूर नहीं है जब प्रीलिम्स छोड़ो यूपीपीसीएस के बारे में सोचना आप छोड़ देंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट पर अपनी पकड़ मजबूत करिए और फैक्ट के साथ प्रैक्टिस करिए, ये सफलता का मूल मंत्र है। जैसे साइकिल चलाना जानते हैं, 10 साल बाद भी आपको चलाना आ ही जाएगा, चाहे आपके बीच में प्रैक्टिस छूट भी गई, ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर साइकिल ठीक करना जानते हैं, नट बोल्ट कहाँ लगेगा, तो ये फैक्ट है। कहीं का नट कहीं लगा दिया तो साइकिल नहीं चलेगी। फैक्ट नट बोल्ट का काम करते हैं। तो इस तरह से यूपीपीसीएस में आपको ये मान करके चलना होगा कि आप मान लीजिए 150 प्रश्न हैं तो 60 से 70 क्वेश्चन या 75 क्वेश्चन से ज्यादा आपको नहीं आएंगे। अब हम करें क्या कि हम सुरक्षा के दायरे से सुरक्षा के जोन में आ जाएं, असुरक्षा के जोन को तोड़ पाएं। और वो कब होगा? जब डेयरिंग होगा, साहस होगा। और डेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि आंख मूंद करके कूद जाएं? नो। प्रोबेबिलिटी की थ्योरी कहती है कि हर चौथा प्रश्न अपने आप सही हो जाएगा, अर्थात हमारा नुकसान नहीं हो रहा है। आइए हम देखते हैं कि हमें कौन सी टैक्टिक्स अपनानी चाहिए। नंबर 1,
अब हम अगर 150 प्रश्नों को डिवाइड करें तो 4 कैटेगरी होगा। मान लो 70 क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं, 100% हम श्योर हैं कि हमें 70 प्रश्न आ रहा है। इससे कम आ रहा है तो आप अपनी परीक्षा की तैयारी पर पुनर्विचार करिएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिनका 70 से कम स्कोर रहता है, जो सीरियस तैयारी कर रहे हैं। तो 70 क्वेश्चंस अगर आपको आ रहा है तो हम गलती कहाँ करते हैं, हम इसी में और कम करा देते हैं। कुछ लोग 70 क्वेश्चंस आ रहा है तो बहुत ज्यादा साहस करते हैं, तो 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। और आपने देखा है कि ऐसा एक भी ईयर नहीं गया है जब 82 से नीचे मेरिट गई हो जनरल की। आप कर ही फेल होने के लिए रहे हैं प्रयास, तो कहां से आप सफल होंगे। हमें तो पहुंचना है ना 95 तक, 90 टू 95। और जब 95 तक पहुंचना है तो कैसे करना होगा कि कैसे हम 20 प्रश्न ज्यादा करें, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे 70 प्रश्न है, 70 आपको आ रहा है 100%। अब दूसरा देखेंगे कि 20 ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें आप 50-50 होंगे। कौन बने करोड़पति में एक लाइफलाइन होती है 50-50। दो तो आप 100% श्योर होंगे कि ये नहीं होगा। मेरा अनुमान यह है कि जिसमें आप 50-50 हो उस क्वेश्चंस को आपको जरूर करना चाहिए। क्या अंतरात्मा की आवाज से करना चाहिए या इसके लिए भी कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए? मेरा मानना है कि अगर आपने 2 महीने तक प्रैक्टिस सेट लगाया हुआ है तो इंट्यूशन के आधार पर करना चाहिए, अंतरात्मा की आवाज पर करना चाहिए। अगर आपने नहीं लगाया है तो फिर आपको एनालिसिस करके करना चाहिए कि जो 70 प्रश्न मारे हैं उसमें ए ज्यादा मारे हैं, बी ज्यादा मारे हैं, सी ज्यादा मारे हैं या डी ज्यादा मारे हैं। जिनका नंबर ज्यादा हो उस पर रिस्क नहीं लेना चाहिए, वो अपने आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन में बाहर हो जाता है वह विकल्प। अब आप 75% के दायरे में आ गए। देखिए कि सेकेंड नंबर पर आपने किसे ज्यादा मारा है। अब सेकेंड प्रश्न पर ज्यादा मारा है, इसका मतलब है कि अब उसके भी सही होने की संभावना कम है। अब आप 50-50 पर पहुंच गए। किसी एक विकल्प को आंख मूंद करके चुन लीजिए, उसमें से आधे गलत होंगे आधे सही होंगे, या बहुत ज्यादा होगा तो 60-40 का रेशियो होगा, और 60-40 में भी आपका फायदा होगा। जैसे मान लीजिए 20 प्रश्न है जिसमें हम 50-50 हैं, उसमें हमारे 60% गलत हो गए, 40% सही हो गए। इससे ज्यादा अगर गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपने अंतरात्मा के आधार पर आंख मूंद करके ऐसे ही लगा दिया है, तभी 20 के 20 गलत होंगे, नहीं तो नहीं गलत। आइए देख लेते हैं। अगर हम 50-50 सही करते हैं तो 10 सही 10 गलत, अगर 60 करते हैं तो 12 सही 12 गलत 8 सही। तो अगर 12 सही है 12 हमारे गलत हैं तो इसका मतलब है कि हमारे 4 प्रश्न बाहर हो जाएंगे, तब भी हमें 4 प्रश्नों का लाभ हो गया। अगर हम 60-40 के रेशियो पे हैं, तब 50-50 पे हैं तो यह लाभ हमारा कम से कम 6 प्रश्नों का होने वाला है। तो जहां हम 75 पे करके गलत करके 70 के नीचे आ रहे थे, वहां हम 75 प्लस पहुंच गए, 76 पर पहुंच गए। ये मैं सबसे कमजोर बच्चे की एनालिसिस कर रहा हूं। अगर हम 80 क्वेश्चंस कर रहे हैं और उसके बाद रिस्क ले रहे हैं तो हम 100% सफल होंगे। दूसरा हमारा अनुमान यह है कि जिसमें हम 1/3 हों कि ए बी सी डी में से 3 विकल्प में से कोई एक पक्का होगा, चौथा तो किसी कीमत पर नहीं होगा। और ऐसे प्रश्नों की संख्या है 30। अब 30 में क्या होगा, आपका 20 गलत हो जाएगा, 10 सही हो जाएगा। ऐसी स्थिति में भी आपके केवल 5 प्रश्न बाहर होंगे या 6 प्रश्न बाहर होंगे बस, तब भी आपको 4 प्रश्नों की लीड मिल गई। अब क्या होगा, जिनमें आपको पता है कि कंफर्म चारों में से कोई नहीं सही होगा, हमें पता ही नहीं है क्या सही होगा क्या नहीं, चारों में आपका कंफ्यूजन मेंटेन है, तो 30 20 50 70 50, इसका मतलब 120 क्वेश्चंस। ये उन छात्रों के लिए है जिनको कुछ नहीं आता है, जो तैयारी के लेवल पर अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं है, लेकिन उनको लाभ लगभग 8 प्रश्नों का हुआ। जहां वो 70 पर क्लोज कर रहे थे वो 78 पर पहुंच जाते हैं। उन प्रश्नों का मैं आपको बिल्कुल परामर्श नहीं दूंगा जिसमें चारों में आप कंफ्यूज है, उस पर आत्महत्या करने की तैयारी करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन जिसमें 50-50 और जिसमें 1/3 आप कंफ्यूज हैं, ऐसे सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके आइए, आपका नुकसान नहीं होगा। ये 100% दावा है मेरा। लेकिन आप इस एनालिसिस के आधार पर करिएगा कि पीछे आपने किन विकल्पों पर ज़्यादा सही किया है जो आपको आ रहे थे। आगे आने वाले समय में उन विकल्पों के सही होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं।
क्योंकि प्रायिकता के अनुसार अगर एक ही विकल्प को कमीशन ने सभी को आंसर मान लिया तो कल को कमीशन पर आरोप लगेगा कि जानबूझ करके किसी को लाभ पहुंचाने के लिए उसने केवल एक ही विकल्प को सही विकल्प के रूप में चुना और सारे विकल्पों को सही करना उसने ठीक नहीं समझा। और कोठारी साहब ने प्रीलिम्स की आवश्यकता 74 में इसलिए जताई थी क्योंकि एस्पिरेंट्स का नंबर बहुत बढ़ रहा था, मेंस में उनकी कॉपी जांच जाना संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में कोठारी कमीशन ने कहा कीप रास्कल्स अवे, बेवकूफों को बाहर रखना है। और बेवकूफों का मतलब है जो परीक्षण और विश्लेषण करना न जानता हो। क्लियर? ऐसी स्थिति है, अगर मैं समझा पा रहा हूं तो ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाली है। इसको ध्यान में रख करके अपनी तैयारी करिएगा, सफलता 100% आपके कदम चूमेगी। आगे देखते हैं। इस तरह से हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमें बहुत ही सेलेक्टिव तैयारी करनी है, बहुत चुन करके तैयारी करनी है, सेलेक्टिव रहना है, कम सोर्सेज पढ़ने हैं, बार बार पढ़ने हैं, और पढ़ने से ज़्यादा जितना पढ़ना है उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। क्योंकि अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं किया है तो इस 2 महीने में पढ़ करके आपकी तैयारी कंप्लीट होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी का यह डायलॉग याद रखिएगा कि अगर साल भर आपने खेला है, साल भर पढ़ा है, तो एक दिन नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, और अगर साल भर नहीं पढ़ा है तो एक दिन पढ़ोगे तो उससे भी कुछ होने वाला नहीं है। अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ देयर इज एनी प्रोबेबिलिटी टू फेल यू मस्ट बी फेल। आपके फेल होने की संभावना 1% भी है तो वही 100% में कन्वर्ट हो जाती है। फेल होने की संभावनाओं को नकार दीजिए और ये वादा कीजिए कि तेरे वादे का तू जाने, मेरा इतना इरादा है, जब ये सांस टूटेगी तभी आस टूटेगी। समीर, जिन्होंने ग्रीनिच बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा गाने लिखने का रिकॉर्ड बनाया है, उनके भी गाने को शुरुआती दौर में स्ट्रगल फेज में बड़े बड़े म्यूजिशियंस ने क्या किया था, रिजेक्ट किया था। और उसमें उन्होंने अपने फटे हुए पेज जब वो गाना लिख करके किसी को दिखाते थे तो वो फाड़ करके उसे फेंक देते थे, कहते थे इतना रद्दी गाना लिखते हो, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कौन गाएगा, कौन सुनेगा, ये पागलों जैसा गाना लिखते हो। लेकिन वो फटे हुए पेज लेकर के जब रिजेक्ट होकर के नीचे उतरते थे तो मन ही मन गुनगुनाते रहते थे कि जग अभी जीता नहीं है, मैं अभी हारा नहीं हूं, फैसला होने से पहले हार क्यों स्वीकार कर ले। तो डोंट गिव अप इजली, आसानी से हार मत मानिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पूरी शिद्दत से, पूरी तैयारी से, पूरी रणनीति से परीक्षा को सॉर्ट आउट करिए, रेखा चित्र बनाइए, विजन क्लियर करिए। और विजन क्लियर करने वाला छात्र ही एक दिन अपना भविष्य सुनिश्चित करता है, राष्ट्र को आगे अग्रसर पथ पर ले जाने का साहस उसके अंदर पैदा होता है, क्योंकि यही वो सर्विस है जिसे स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो भारत का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर होता है। वो राष्ट्र की धरोहर होते हैं और जिन पे राष्ट्र का भविष्य टिका हो, ऐसे लोगों से परिश्रम और त्याग की अपेक्षा तो की ही जाती है। ठीक है, इस शुभकामना के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।